अभी रिसेंटली आपको पता होगा पहलगाम में अटैक हुआ था और आतंकियों का। जी। और इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट में कई बार अटैक हो चुके हैं, जिसके पुलवामा में वो हुआ था, पठानकोट में हुआ था। ये ज़्यादातर लोग बीजेपी की सरकार को लेकर बोलते हैं कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश की सेना के ऊपर अटैक हो जाता है। देखिए, पहले तो एक बात समझिए कि जब विमान हाईजैक हुआ और 3 आतंकवादियों के बदले में अनेकों वो तीन कंधार। तीन तीन बड़े आतंकवादियों के बदले में, और जो विमान हाईजैक किया उसको छुड़ाने के लिए फिर जिस तरीके से सरेंडर किया सरकार ने, तो वो जसवंत सिंह उस वक्त रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जसवंत तब भी सिंह। बीजेपी थी। हम्म। जब संसद पे हमला हुआ तब भी बीजेपी थी। हम्म। जब करगिल पे हमला हुआ तब भी बीजेपी थी। जब पुलवामा हुआ तब भी बीजेपी थी। पठानकोट हुआ तब भी बीजेपी थी। और पहलगाम। पहलगाम हुआ तो भी बीजेपी है। तो पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब बीजेपी होती तभी ही क्यों हमले होते हैं। दूसरी बात, क्या इस पे सवाल नहीं बनता कि जो पुलवामा में हुआ, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं कश्मीर 3 बार गया हूँ, श्रीनगर भी। और जब हम एमएलए थे तो 9 सदस्य कमेटी भी गई थी, स्टेट गेस्ट थे। तो हमने एक चीज़ देखी कि कश्मीर में चप्पे चप्पे पे आर्मी और पुलिस रहती है, जो गाड़ियों की जांच भी करते, गाड़ी से उतार के। हम विधायकों को भी गाड़ी से उतार के जांच हुई। तो वहाँ 2 घटनाएं ऐसी हैं जो सवाल पैदा करती हैं कि इन सैनिकों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट के लिए विमान मांगे थे कि विमान से हमें ट्रांजिट कर दो। राजनाथ सिंह जी तब वो हुआ करते थे रक्षा मंत्री। तो उनको ट्रांजिट विमान से नहीं किया गया, बसों से भेजा। लेकिन सवाल ये है, पहला तो बसों से भेजा, दूसरा असली सवाल है कि जहाँ चप्पे चप्पे पे गाड़ियों की जांच होती है, यहाँ तक कि सरकारी गेस्ट तक की भी गाड़ी की जांच होती है, तो वहाँ 350 किलो आरडीएक्स लेके कोई कार कैसे जाके उस सैनिकों की कानवाई से कैसे टकरा सकती है? ये संभव कैसे हुआ? इसका जवाब आज तक भी हमारी केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। हम कहते हैं हमारी जांच एजेंसी बहुत सक्षम है, हमारी पुलिस दुनिया में बेहतरीन पुलिस में से एक है, और हम ये कहते हैं अब की सरकार बहुत ताकतवर भी है। तो सवाल ये आता है कि ये पुलवामा किसने कराया, उसके पीछे की शक्तियां कौन थी? आज तक भी उस जांच का क्या हुआ? 5 साल से ज्यादा हो गए। क्या इसका जवाब बीजेपी देगी या कोई देगा इसका जवाब? इस वजह से ऐसे मुद्दों पर संशय पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि ये हुआ है या चुनाव जीतने के लिए कराया गया है। ये डिफरेंस है, ये तय करना, जनता को जानना है इसको, और जवाब सत्ता को देना है। सत्ता बीजेपी की है तो बीजेपी को संतुष्ट करना चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए कि क्यों 5 साल से भी ज्यादा टाइम हो जाने के बाद भी पुलवामा के दरिंदे क्यों बचे हुए हैं। वो देश में बैठे हैं या विदेश में बैठे हैं, वो कौन हैं, आज तक पता क्यों नहीं लगा? लेकिन सर, कोई भी सरकार जिसके मतलब ये बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा डार्क स्टेटमेंट नहीं हो जाता है कि अगर मान लो कहने को ही कहें कि पॉलिटिक्स के लिए कोई सरकार अपने ही देश के सैनिकों के ऊपर हमला करवा सकती है, आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही फिर मतलब देखिए, विपक्ष पहले का। तो एक बात समझ लीजिए, ये इतिहास रहा है सत्ता का। ऐसे अनेकों राजा हुए जिन्होंने सत्ता के लिए अपने भाइयों का, अपने पिता का कत्ल किया है। लेटेस्ट एग्जाम्पल नेपाल का है। लगभग अभी तो 15-20 साल पुरानी बात है, जब जयेंद्र शायद थे और उन्होंने अपने घर के लगभग 14 लोगों को हत्या की सत्ता के लिए। ये तो लेटेस्ट है, अभी का है, 20 साल के अंदर अंदर की घटना है नेपाल की। पॉलिटिक्स में राजघराने के बाकी सदस्यों की सबकी हत्या हुई है। ये तो लेटेस्ट है, जस्ट विद इन 20 ईयर्स की बात है। इसी तरह अनेकों राजाओं ने अपने भाइयों का, अपने पिता का कत्ल किया सत्ता में बने रहने के लिए। कई बार सत्ता खुद दंगे कराती है। उन 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे के एकदम पहले कौन नेता था जो डीसीपी से भिड़ रहा था, खुलेआम धमकी दे रहा था? कौन लोग थे जो कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को? कौन लोग हैं चुनाव से एकदम पहले या बाद में इस तरह की भड़काऊ बयान देते हैं? उनकी सबको स्क्रीनिंग कर लो। क्यों उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते? क्यों वो जेल नहीं जाते? अगर सत्ता से जुड़े तो जेल भी नहीं जाएंगे, मुकदमा भी नहीं बनेगा। क्यों उमर खालिद आज भी जेल में है? एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट देती है
लाइफ एंड लिबर्टी को लेके कि ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, क्या ये व्यक्ति के धर्म के साथ बदल जाती है ये व्यवस्था? बाकी लोग जेल से बाहर आए लेकिन वही रूल, ये रूल कह के कि भाई बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, तो ये उमर खालिद पे, शर्जील इमाम पे लागू क्यों नहीं होता? क्या अभी तक भी कोई जांच उनके खिलाफ कुछ आगे बढ़ पाई है? ट्रायल शुरू हो पाया क्या? कब तक आप अंदर रखेंगे? और उमर खालिद, ये लोग तो बड़े विद्वान भी हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, मुझे नहीं लगता कि वो, और फिर भड़काऊ बयान के ऊपर ही तो आप अंदर रखे हुए हैं। तो भड़काऊ बयान तो बीजेपी के कई नेता जो मंत्री भी हैं, जो भड़काऊ बयान उन्होंने कई बार दिए हैं, खतरनाक तरीके से दिए हैं। शायद एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें हेट स्पीच का रिकॉर्ड दिखाया गया था। मैं वही कह रहा हूँ कि हेट स्पीचेस पे ही तो अंदर ही हैं। हाँ, शर्जील इमाम या उमर खालिद, ये हेट स्पीचेस के केस बना के अंदर डाला हुआ है। लेकिन वो सेम परिस्थिति उन बीजेपी के नेताओं को जिनको मंत्री भी बना रखा है, दिल्ली की सरकार में भी बना रखा है, केंद्र में बना रखा है, अलग राज्य सरकारों में भी बना रखा है, ऐसे लोगों को सांसद विधायक भी बनाया, तो उनके खिलाफ क्यों लागू नहीं होता ये सब? वो बताता हूँ, हेट स्पीच इंडेक्स शायद वो जांच एजेंसियां कहाँ हैं जो बाकी विपक्ष के लोगों को चलने में लगी, लेकिन जो बीजेपी में शामिल हो गया, इस वॉशिंग मशीन में धुल गया, उसके सारे केसेस बंद हैं, लगभग खत्म है, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या कानून, हमने पढ़ा था कि देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, एवरीबडी इज इक्वल अमंग इक्वल्स, नोबडी इज अबाउ द लॉ। तो फिर ऐसा क्यों कि कुछ के साथ कानून का अलग व्यवहार, न्यायालयों का अलग व्यवहार, कुछ के साथ अलग। जब हेमंत सोरेन की बेल का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा तो कोर्ट ने ये कह दिया, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाओ, उसको बेल यहाँ सुनवाई नहीं की और कहा जाओ स्टेट में डालो, पहले वहाँ जाओ फिर। लेकिन अर्नब मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट रात को छुट्टी के दिन बेल दे देती है, बैठ के स्पेशल कोर्ट लगा के। तो ये दोहरा रवैया न्यायालय का क्यों? वो इसलिए है जो कि अल्टीमेटली तो हर आदमी इंसान है ना, तो जिसके मन में भाव जैसी सोच वैसा परिणाम। वो भी तो इंसान है, वो भी तो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वो भी डर सकते हैं, उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई, उनकी भी फाइल हो सकता बना रखी हो, उनसे भी जजमेंट करा ली जाए। तभी तो हमने सुना था कि न्यायालय की आंख पे पट्टी बंधी है, वो तो सबूतों से और कानून से चलती है। लेकिन बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला केस तो आस्था के आधार पर हुआ है, वहाँ तो खुदाई में सारे अवशेष बुद्ध के निकले और वो साकेत नगरी थी, लेकिन जजमेंट तो वहाँ कानून को और साक्ष्यों को ताक पे रख के आस्था के आधार पे दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती हैं। तो जैसा आपने कहा पहलगाम, तो मैं पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, देश पर ये हमला है, ऐसे गुनाहगारों को, आतंकवादियों को जेल में होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए, ऐसी सज़ा ताकि कोई ऐसी आतंकवाद की घटना ना कर पाए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो दलित की जाति पूछ के उसकी हत्या करता है, उसको पेशाब पिलाता है, उसके मुंह पे पेशाब करता है, उसको लहलुहान करके थूक चटवाता है, घड़ा छूने पे हत्या कर देता है, घोड़ी पे बारात निकालने पे उनकी पिटाई करता है, मूछ रखने पे हत्या कर देता है, घोड़ा खरीदने पे हत्या करता है, चश्मा लगा लेने पे हत्या करता है, मंदिर में पंडाल में घुसकर मूर्ति छू लेने की वजह से हत्या कर देता है। क्या ये आतंकवादी नहीं है? जो किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोच रहा है, उसकी टोपी को उतार रहा है और उससे जय भीम जय श्री राम का नारा लगवा रहा है और उसको पीट रहा है या हत्या कर रहा है, इस तरह के लोग, और जो धर्म पूछ के हत्या कर रहे हैं, उन दोनों आतंकवादियों में अंतर क्या है? दोनों आतंकवादी तो हैं। आतंकवाद की डेफिनेशन ये है, टेररिज्म की डेफिनेशन ये है कि जो आतंक पैदा करे, डर पैदा कर दे। तो डर चाहे कोई घर में पैदा कर रहा है, भारत के अंदर, राज्यों के अंदर, या वो बॉर्डर पे कर रहा है, चाहे वो कश्मीर के अंदर कर रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है, जो डर पैदा कर रहा है, धर्म के नाम पे धर्म पूछ के, जाति पूछ के जो मार रहा है, वो सब उसी आतंकवाद की श्रेणी माननी चाहिए। उन सबका ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, जैसे कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहे, मिनिस्टर रहे, ऐसी क्या कोई डार्क सीक्रेट या फिर डार्क बात है, ऐसी डार्क स्ट्रेटेजी है जो पॉलिटिक्स की, जो भारत की आम जनता को नहीं पता होता? जैसे कि जो चटाई बिछा रहा है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, या फिर किसी भी पार्टी के लिए, उसको नहीं पता होता कि भाई
इंडियन पॉलिटिक्स में यही काम हो रहा है। देखिए, आपने तो फेस किया है। राजनीति में एजेंडे सेट किए जाते हैं, हर पार्टी एजेंडे सेट करती है, उस एजेंडे पे अपनी पूरी ताकत लगाती है। तो ये जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई विचारधारा की है ये। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो सत्ता के लिए कर रही है। उसे लगता है ऐसा करने से, हिंदू मुसलमान करने से वोट पोलराइज होता है, हिंदू एकजुट होता है। और हिंदू में जो SC ST OBC के लोग हैं, वो लोग बहुत आसानी से पोलराइज हो पा रहे हैं। अभी भी वो सामाजिक न्याय की बात को सब लोग नहीं समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं वो उस विचार के खिलाफ खड़े हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहरा रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश करके उनका इस्तेमाल दंगों में होता है। तो ये एक ब्लैक जो एक स्पेस है पॉलिटिक्स में। जैसे आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी में कैंपेन चलाया मंगलवार को जी सुंदरकांड कराओ, वो कौन सा हनुमान चालीसा पढ़वाओ। ये क्या है ये सब? ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। भाई मंडल के खिलाफ कमंडल आया। जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को 7 अगस्त 1990 को शाम को लागू करने की घोषणा की, उसके जवाब में आडवाणी जी रथ लेके निकले कमंडल यात्रा। उससे पहले तो कि राम मंदिर का मुद्दा इस तरह का नहीं था ना, राम मंदिर के मुद्दे उसी के बाद आया। तो ये पूरा एजेंडा सत्ता के लिए है और वोट को पोलराइज करने के लिए है। तो पोलराइजेशन तो वर्क कर रहा है, ऐसा सारे पॉलिटिशियन वाला काम करेंगे फिर तो कर रहे हैं ना। फिर एक्चुअल देश को हम जब कोई, कैसे लेकर जैसे जाएंगे? फॉर एग्जांपल, जब बीजेपी का कोई नेता बहुत ज्यादा नफरती बात करता है, खुलेआम धमकाता है, और फिर उसको टिकट मिल जाता है और अगर मंत्री बन जाता है, तो बाकी बीजेपी के जो वर्कर, उनको प्रेरणा मिलती है ना कि ऐसा करेंगे तो हमें भी मिलेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो सब एक ही लाइन पे कर रहे हैं। देखिए, हर चीज का अंत होता है, इसका भी अंत होगा।